तो छात्रों, हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ रहे थे और काव्य सौंदर्य के तत्व में हम लोगों ने रस और अलंकार ये पढ़ लिया है। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, छंद और अलंकार तीन आते हैं और रस और अलंकार को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं छंद। छंद हम देखते हैं और आपके सिलेबस में जो छंद है उसको भी देखेंगे और उसके पहले छंद की कुछ जो मूलभूत चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि बिना इसको समझे छंद हमारे समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए देखते हैं छंद। छंद शब्द छंद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना है। ये प्रश्न आ सकता है आप लोगों के एक नंबर वाले में। छंद धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो छंद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना है कौन? छंद। छंद धातु का अर्थ है आह्लादित या प्रसन्न करना। जो छंद धातु है जिसमें असन प्रत्यय लगा करके और छंद बना है तो वह धातु का अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। मतलब छंद क्या करता है? किसी भी रचना को, विशेष कर के काव्य रचना को, पद्य रचना को संगीतात्मक बनाता है, गाने योग्य बनाता है। अगर छंद न रहे, उसमें छंद का प्रयोग न किया जाए तो वो कविता गाने योग्य नहीं होगी, लय में नहीं आएगी, राग उसका कोई नहीं बनेगा। ये राग बनाता है छंद। आप लोग देखे होंगे कि रामचरितमानस का पाठ जहां कहीं पे भी होता है, ढोलक झाल कीर्तन लेकर के लोग किसी भी लय में, उसको जिस लय में चाहे उस लय में गा सकते हैं। तो रामचरितमानस की एक एक चौपाई में छंदों का वर्णन है। छंद से ही वो चौपाइयां बनी है, जिससे वो इतना संगीतात्मक हो गई हैं। छंद ज्ञान के लिए इसके निम्नलिखित 6 अंगों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके 6 अंग हैं। उन 6 अंगों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें छंद का सही तरीके से ज्ञान नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं एक एक करके बारी बारी से उन 6 अंगों को। पहला अंग है वर्ण। पहला अंग क्या है? वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला लघु यानी कि हर्ष वर्ण और ई उ री, और दूसरा गुरु यानी कि दीर्घ वर्ण आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये दीर्घ वर्ण है। तो ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, लघु यानी कि हर्ष और गुरु यानी कि दीर्घ। ये 2 वर्ण होते हैं। इनको जानना हमारे लिए जरूरी है अगर हम छंद पढ़ना चाहते हैं तो। दूसरा इसमें आता है मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो समय लगता है उसके उच्चारण में, उसी को ही हम मात्रा बोलते हैं। देखिए, लघु वर्ण की 1 मात्रा तथा गुरु वर्ण की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। जो लघु वर्ण होते हैं कि ये वर्ण अगर कहीं पे आ जाएंगे तो उनकी 1 मात्रा मानी जाएगी, और गुरु वर्ण जहां पे आ जाएंगे उनकी 2 मात्रा मानी जाएगी। अभी आगे बताएंगे आप लोगों को कि मात्रा कैसे गिना जाता है छंद में, तब वहां पे आपको बात समझ में आएगी। अभी आप फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि लघु वर्ण जहां पे आ जाएंगे वहां पे 1 मात्रा हम गिनेंगे, और गुरु वर्ण जहां पे आ जाएंगे वहां पे 2 मात्राओं को हम गिनेंगे। ठीक है। अगला, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। जितने भी वर्णों पे अनुस्वार लग गया, यानी कि ऊपर एक बिंदी लग गई, उसको हम गुरु मानेंगे। और जब गुरु मानेंगे तो उसमें हम मात्रा कितना कम करेंगे? 2। जैसे संत और हंस के संग और हम वर्ण गुरु हैं, ये गुरु माने जाएंगे। अगर इसका हम मात्रा कम करेंगे तो संत पे 2 मात्रा और तब 1 मात्रा, 3 मात्रा यहाँ पे हम गिनेंगे। अभी आगे आप लोगों को और बताएंगे कि कैसे गिना जाता है। अगला कह रहे हैं कि विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। जिस वर्ण के आगे विसर्ग लग जाएगा उसे भी हम क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे, और उसकी भी मात्रा कितना कम करेंगे? 2। जैसे अतः में तह गुरु वर्ण है, इसलिए तह पे 2 मात्रा काउंट करेंगे। अच्छा,
अगला करें कि चंद्र बिंदु से युक्त लघु वर्ण लघु ही रहता है, हंसना का हाँ लघु है। चंद्र बिंदु, अगर किसी वर्ण पे चंद्र बिंदु आ जाए और वो वर्ण लघु है तो उसको लघु ही गिनेंगे हम। दीर्घ है तो दीर्घ गिनेंगे, 2 मात्रा गिनेंगे, गुरु है तो 2 मात्रा गिनेंगे, लेकिन लघु है तो ये कई मात्रा गिनेंगे, भले ही ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा। ठीक है, अब ये मात्रा में ही कोई पॉइंट और है हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद हम तीसरे अंक पे जाएंगे। जैसे 6 अंकों को हमको ज्ञान होना आवश्यक है। पहला अंक हमने देखा, दूसरा अंक अभी हम देख रहे हैं, अभी इसकी कई पॉइंट है, इसको देख लेंगे, फिर तीसरा अंक, फिर चौथा अंक, फिर पांचवा, फिर छठवां, इस तरीके से करते हम चले जाएंगे। उसके बाद फिर छंद को देखेंगे। तो आइए दूसरे अंक के अगले पॉइंट को देखते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती है। हलंत वर्ण मतलब जिसको हम लोग आधा बोलते हैं। हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती है, किंतु उनके पूर्व का वर्ण गुरु मान लिया जाता है। उसके पूर्व में, उसके पहले जो वर्ण आ जाएगा भले ही लघु रहेगा, उसको हम गुरु मानेंगे। जैसे जन्म में ज गुरु माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये न जो है हलंत वाला आ गया है बीच में, तो इसके पहले का जो वर्ण है इसको हम क्या मान लेंगे? गुरु मान लेंगे। तो ज पे 2 और न पे 1, यहाँ पे 3 मात्रा काउंट होगा। तीसरा जो अंग है उसका गति है। गति मतलब होता है लय। गति मतलब जानते हैं आप लोग, मोशन, गति। कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। जो प्रवाह होता है, जो धारा होती है, प्रवाह, उसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यति, यति मतलब होता है रुकना, विराम। छंदों में रुकने या विराम लेने के स्थलों को यति कहा जाता है, और इसको कामा से हम दिखाते हैं, कामा लग जाता है वहां पे हमको रुकना होता है थोड़ी देर के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। तुक, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे कोई कविता हम पढ़ते हैं तो उसके अंत में समान वर्ण आते हैं, उसी को हम तुकांत शब्द भी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द भी बोलते हैं। जैसे कविता भी है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का क्रम प्रभु। तो यहाँ पे प्रभु आया, यहाँ पे भी प्रभु आ गया अंत में, वो तुकांत शब्द हो जाएगा। चरण, छठवां और अंतिम अंग इसका क्या है? चरण। कविता में प्राय 4 चरण होते हैं। कोई भी छंद वाली जो कविता होती है उसमें प्राय कितने चरण होते हैं? 4। प्रथम एवं तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। किसी किसी छंद में 6 चरण भी होते हैं। किसी किसी छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण भी होते हैं। जैसे छप्पा हो गया, कुंडलिया हो गया, इन सब छंदों में 6 चरण भी होते हैं। छप्पा में, कुंडलिया में 6 चरण भी होते हैं। इसके बाद आता है गण, और गणों को भी समझना जरूरी होता है हमारे लिए, खास करके इंटर वाले छात्रों को। लघु गुरु क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को गण कहा जाता है। गण का एक फार्मूला भी है, अगर आप लोग उसको याद कर लेते हैं तो गण को अलग से याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो फार्मूला है य मा ता राज भान स लगा। ये है य माता राजभान सलगा। 8 गण होते हैं टोटल कितने गण होते हैं? 8। अगर ये फार्मूला आप याद कर लिए, य माता राजभान सलगा, तो आपको 8 गण याद हो जाएंगे। देखिए अब य पे 1 मात्रा काउंट होगा, मां चूंकि गुरु वर्ण है तो इस पे 2। अब 2 को हम ऐसे दिखाते हैं, चीज आप लोगों को बताना भूल गए थे। 1 मात्रा को ऐसे दिखाएंगे और 2 मात्रा को इस तरीके से जैसे यस लिखा जाता है वैसे लिख देंगे। तो मां पे 2 मात्रा, ता पे 2 मात्रा और रा पे 2 मात्रा, ज पे 1 मात्रा, भा पे 2 मात्रा, न पे 1 मात्रा, स पे 1 मात्रा, ल पे 1 मात्रा और गा पे 2 मात्रा। इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हुआ, लेकिन ये अंतिम का 2 नहीं काउंट होता, यहीं तक गण माने जाते हैं। तो 8 गण होते हैं। मात्रा तो आपको 10 दिख गया, लेकिन यहीं तक होता है क्योंकि 3 वर्णों का एक होता है। तो 3 का जब हम मिलाएंगे तो 3, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिलेगा, 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 एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए कैसे होती है।
देखिए यहाँ पे य गण होता है, य गण, उसके बाद म गण। तो य गण में, य गण को दिखाएंगे तो एक लघु हो जाएगा और दो दीर्घ हो जाएगा। म गण में अब देखिए यहाँ जहां से शुरू होता है, जैसे ये यहाँ से शुरू है तो य माता, ये जो है एक माना जाएगा, ठीक है। म जहां से शुरू हो रहा है, यहाँ से 3 उठा लेंगे इसको लेके, तो ये एक माना जाएगा। तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो को यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे तो एक माना जाएगा। तो म गण में क्या है, मा ता रा, तो तीनों दीर्घ है यहाँ पे। इसके बाद त गण, त गण में क्या है, ता रा ज, यानी कि 2 गुरु है और एक लघु है, 2 गुरु है और एक लघु है। इसके बाद र गण, र गण में क्या है, रा ज भा, यानी कि एक गुरु है, दूसरा लघु है, फिर गुरु है, गुरु लघु गुरु। इसके बाद ज गण, ज गण में क्या है, एक लघु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है। फिर भ गण, भ गण में क्या है, एक गुरु है, एक लघु है, फिर लघु है, गुरु लघु लघु भव। इसके बाद न गण, न गण में क्या है, एक लघु है, लघु है, लघु है, यानी कि तीनों लघु है। और इसके बाद स गण, स गण में एक लघु, एक लघु, एक गुरु, लघु लघु गुरु। अब ये देखेंगे कि इस तरीके से 3 3 6 और 2 8 गण हो गए, और ये टोटल 8 गण होते हैं। य माता राजभान सलगा अगर हमको याद है तो इन गणों को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपके छंद को जानने के लिए जो चीजें थी मूलभूत, वो हो गई। और आपके सिलेबस में जो छंद है, अब आगे हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए एक चीज और थोड़ा सा रह गया था, छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से छंद के 2 भेद होते हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में क्या किया जाता है, मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि गुरु और लघु, उसमें यह देखना होता है कि किस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लग रहा है और किस वर्ण के उच्चारण में कम समय लग रहा है, उसके आधार पर मात्रिक छंदों की गणना होती है। इसमें क्या होती है, मात्राओं की गणना होती है। इसमें क्या होती है, मात्राओं की गणना होती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, सीधे सीधे इसमें वर्णों को ही गिन लिया जाता है। तो वर्णों की गणना होती है। अच्छा, जब वर्णों की गणना होती है तो इसमें वर्ण चाहे लघु रहे चाहे दीर्घ रहे, एक ही गिना जाता है। इसमें चाहे लघु होगा चाहे दीर्घ होगा, इसमें एक ही गिना जाएगा। लेकिन मात्रिक छंद में जहां पे हम मात्राओं की गणना करते हैं, वहां पे देखते हैं कि किसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है और किसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, यानी कि हर्ष और दीर्घ का पहचान वहां पे करना जरूरी होता है। और उसी के अकॉर्डिंग मात्राओं की पहचान हम कर पाते हैं और मात्राओं की गणना हम करते हैं। लेकिन वर्णिक छंद में केवल वर्ण को गिना जाता है, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये रहा छंद से संबंधित मूलभूत चीजें थी आपकी, जो आपको क्लियर कर दी गई। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगी आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी दूर किया जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस में जो छंद है तो उसको हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी संपन्नता, बहुत सारा सुख और बहुत सारा वैभव आपके जीवन में आए, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।